नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3006 के अंदर अच्छी तैयारी करनी है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। अब तक यूनिट 1, 2 और 3 के वीडियोज में बना चुका हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ये वीडियो यूनिट 4 के लिए है। इस यूनिट का नाम है बियरिंग कैपेसिटी यानी कि मृदा की धारण सामर्थ्य। इसमें आपके लिए मैं देखिएगा 17 क्वेश्चन लेके आया, 17। तो अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे, मैं संभवतः 20-25 मिनट में ये वीडियो पूरा करूंगा। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं चैप्टर की स्टार्ट टू एंड हर चीज को ले रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को करने के साथ ही साथ आपकी थ्योरी भी इस चैप्टर की पक्की होती चली जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, मिट्टी की धारण क्षमता मापने की इकाई है। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कैलकुलेटेड इन यूनिट्स। देखिए, कैपेसिटी है तो एक तरह से स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ उनसे मिलते जुलते जो यूनिट आपको ये दिख रही है, यहाँ पे ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। भाई न्यूटन पर मीटर तो होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। केजी पर मीटर क्यूब तो होती है डेंसिटी। ग्राम पर सीसी ये भी डेंसिटी होती है। क्यूबिक सेंटीमीटर ये यूनिट है किसकी? धारण क्षमता की, बीयरिंग कैपेसिटी की, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ये न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकती थी, छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट यही काम में आती है। यहाँ पे कुछ सवाल में हो सकता है कि टन फोर्स पर मीटर स्क्वायर भी हो जाए। केजी फोर्स, केजी नहीं, केजी फोर्स या केजी वेट या टन वेट पर मीटर स्क्वायर हो जाए। लेकिन मोस्ट पॉपुलर ऐसा यूनिट में जो आजकल यूनिट है वो यही है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। बिखरी मिट्टी यानी रेत, मिट्टी यानी कि सॉइल जो कहते हैं, बिखरी हुई, उसको रेती कहा जाता है, सैंड का आंतरिक घर्षण कोण 30 डिग्री है, तो सक्रिय भूदाब गुणांक होगा। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का। अगर फाई 30 डिग्री है तो 1 - sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2। और 1 + sin 30 कितना हो जाएगा? 1 + 1/2। और आप एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, एक में आधा जुड़ेंगे तो 1.5 होगा, 3/2। 2 कट जाएगा, 1/3। तो ये आपको वैसे याद रख लेना है। जब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, आंतरिक घर्षण कोण 30 डिग्री हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है हमेशा 1/3। तो ये देखिएगा, इसमें आपकी ये 1/3 ये रहा आंसर होगा इसका डी। मृदा में पार्श्विक दाब होते हैं, लेटरल प्रेशर्स इन सॉइल आर। देखो, सक्रिय यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर, निष्क्रिय यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर, विश्राम यानी एट रेस्ट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी होगा डी। हम जब बात करते हैं रिटर्निंग वॉल की तो उसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर भी होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर भी होता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट भी होता है, तीनों ही होते हैं। एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है मिनिमम, पैसिव होता है मैक्सिमम, और विश्राम भी जो होता है वो बीच में कुछ होता है। तो सभी सही है, सभी होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि डी आंसर सही होगा। हाँ, अगर ये पूछ ले कि एक्टिव अर्थ प्रेशर ज्यादा होता है कि पैसिव, तो आप कहना पैसिव ज्यादा होता है, एक्टिव कम होता है। चौथा, संसंजनहीन मृदा यानी रेत जिसमें कोई कोहेशन नहीं, कोई चिपकाव नहीं हो, संसंजनहीन मृदा के लिए सक्रिय मृदा गुणांक Ka होता है। यहाँ फाई है आंतरिक घर्षण कोण।
तो अब देखिएगा, मैंने आपको बता रखा था अभी एक फॉर्मूला जो मैंने काम में लिया था ना अभी आपके लिए, 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव, वही मिल रहा है यहाँ पे। आप देखिए ये 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव, यहाँ आंसर आएगा इसका बी। सक्रिय मृदा दाब गुणांक के लिए आधारभूत सूत्र है द बेसिक फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, बेसिक फॉर्मूला। तो हमेशा एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए बेसिक फॉर्मूला यही होता है, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा बी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अपॉन वर्टिकल प्रेशर, यही होता है बेसिक। अब कौन सा जो ज्यादा है कौन सा कम है वो बात की बात है, बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है। चाहे केपी निकालो ना पैसिव अर्थ प्रेशर, तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। एक्टिव के लिए भी फॉर्मूला यही है और पैसिव के लिए भी यही है। लेकिन क्या होता है कि एक्टिव के लिए सिग्मा एच कुछ और होता है, सिग्मा बी कुछ और होता है, पैसिव के लिए रिवर्स होता है, तो अलग बात है। लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये होता है हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, यही है पहला। ये संसंजन रहित मृदा के लिए निम्न में से सत्य है, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 जो होता है वो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है, यही बेसिक फॉर्मूला है। एक्चुअली इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो बाद में हम ये जो फॉर्मूला बताया था आपको भी 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव, वो बन जाएगा। लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। इसी को सॉल्व करने से बाद में आपका ये बनता है 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव। अगला देखिएगा, संसंजनहीन मृदा के लिए और कोहेशन लेस सॉइल, और कोहेशन लेस सॉइल के ए अपॉन के पी 1 होता है, के ए इंटू के पी 1 होता है, के ए इंटू के पी 1 से ज्यादा होता है, के ए इंटू के पी 1 से कम होता है। के पी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये आंसर सही है, के ए इंटू के पी इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि के ए होता है 1 माइनस साइन फाइव बटा 1 प्लस साइन फाइव, और के पी होता है 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। कैंसिल हो जाएंगे आपस में और रहेगा 1, तो के ए इंटू के पी इज इक्वल टू 1, ये आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से ये सत्य है, द ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग इज के ए सिग्मा एच इज इक्वल टू, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें। जैसे ये रिटर्निंग वाल है और ये कोई सॉइल मास है जिसका ये पोर्शन इससे जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। जब ये वाल अवे फ्रॉम सॉइल जाती है, सॉइल से, सॉइल मास से, यानी बैकफिल कहते हैं इसको, अवे जाती है, इसे कहते हैं एक्टिव स्टेज। और जब यही सॉइल मास, ऐसे बनाना पड़ेगा अपन को इस प्रकार से ड्रा, यही सॉइल मास जब इधर जाता है, जिसे बोलते हैं पैसिव स्टेज। अब देखिएगा ये कोई सॉइल का पार्टिकल है, यहाँ पर भी सॉइल का पार्टिकल है, ये सिग्मा 1 है, सॉरी सिग्मा एच है, और ये सिग्मा बी है वर्टिकल पर। ये होगा यहाँ पर भी सेम सिग्मा एच और सिग्मा बी, सॉइल पार्टिकल पर दो प्रेशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या होता है कि जब एक्टिव स्टेज होती है, एक्टिव स्टेज
जब ये जो आपका ये वाल है, ये बैकफील्ड से दूर जाती है, अवे फ्रॉम बैकफील्ड, उस केस में ये प्रेशर ज्यादा होता है, ये सिग्मा 1 बन जाता है, और हॉरिजॉन्टल कम होता है, ये सिग्मा 3 बन जाता है। सिग्मा 1 का मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये हो जाएगी, या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये हुई माइनर। और जब पैसिव स्टेज होती है, उस केस में जो ये प्रेशर हॉरिजॉन्टल, ये सिग्मा 1 बन जाता है, और वो सिग्मा 3 बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य है और के सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 1। देखिए के लिए, अच्छा के होता क्या है, व्हाट इज के? देखिएगा, अभी मैंने आपको ये बताया था फॉर्मूला, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा बी। के होता है के बी हो, दोनों के लिए यही होता है, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा बी। देखिएगा के सिग्मा एच अपॉन सिग्मा बी। अभी मैंने बताया कि एक्टिव स्टेज ही होती है, और इसमें सिग्मा एच जो होता है वो सिग्मा 3 होता है, सिग्मा बी जो होता है सिग्मा 1 होता है, यानी के इज इक्वल होगा सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1। ये कह रहा है सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा एच इज इक्वल टू, यहाँ तो सिग्मा 3 है, सो ये सही नहीं है। दूसरा कह रहा है के इज इक्वल टू सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 3, बिल्कुल ठीक है, और सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा 1। अब ये कह रहा है केपी के लिए, केपी के लिए ये यहाँ आएगा इसके अंदर, तो इसमें ये प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 1, और सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा 3। तो ये भी सही है केपी के लिए, ये सही है के के लिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ बी एंड सी, यानी डी ऑप्शन ये कह रहा है कि बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखें इस चीज को। नौ, प्लेट भार परीक्षण में, इन प्लेट लोड टेस्ट, धारण प्लेट होती है, वर्गाकार होती है, याद रखो इसकी। जो बेरिंग प्लेट होती है उसकी शेप होती है स्क्वायर शेप, वो ना तो होती है वृत्ताकार, ना होती है आयताकार, ना होती है अदर, या इनमें से कोई नहीं, तो वर्गाकार होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लेट लोड टेस्ट में स्क्वायर प्लेट होती है जो काम में आती है, बेरिंग प्लेट। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सत्य है, सही है। देखिए मैं बता दूं आपको क्या करना है इसमें। ये है अवे फ्रॉम बैकफील्ड, ये है टुवर्ड्स बैकफील्ड। जैसे जैसे रिटर्निंग वॉल अवे फ्रॉम बैकफील्ड जाती है, प्रेशर सॉइल का घटता जाता है, घटते घटते मिनिमम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। और जो जो ये टुवर्ड्स बैकफील्ड जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब ये जो है पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये पी जीरो पैसे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और ये मैक्सिमम यूं जाके, सॉरी ये यूं हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, एक्चुअली ये ऐसे हो जाता है, मैं बताऊं आपको। तो इस तरह से देखिए, ये यूं हो जाता है और ये ऐसे हो जाएगा। ये जो प्रेशर है ये वाला, ये कांस्टेंट हो जाता है बाद में, इट इज मैक्सिमम, सो इट इज पैसिव अर्थ प्रेशर, ये एक्टिव और ये एट रेस्ट। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? पैसिव, फिर उससे कम एट रेस्ट, सबसे कम एक्टिव। तो यहाँ क्या चल रहा है, ये ज्यादा इससे, ये ज्यादा इससे, यानी इस सबसे ज्यादा कौन होता है? पैसिव, तो पैसिव आना चाहिए, सक्रिय मर्यादा पैसिव, तो ठीक है। फिर स्थिर, फिर ये निष्क्रिय मर्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थिर, ये देखिए, ये यहाँ
क्या हो गया है कि एक इंग्लिश वर्जन में गलती हो गई मेरे से। सक्रिय है ना, इसको एक्टिव कहते हैं, पैसिव नहीं कहते हैं। इट इज एक्टिव। एक्टिव ज्यादा बता रहा सबसे, जो गलत कम है, सबसे कम तो एक्टिव सबसे कम होता है, ए नहीं हो सकता। बी के रेस्ट वाला सबसे ज्यादा होता है, ये भी गलत है। ये पैसिव अर्थ प्रेशर ये सबसे ज्यादा होता है, किससे? स्थिर से, यानी रेस्ट से। वो ज्यादा होता है एक्टिव से। सी सही है इसका। यानी सबसे ज्यादा प्रेशर होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। वो बड़ा किससे होता है? अर्थ प्रेशर एट रेस्ट से। वो किससे बड़ा होता है? अर्थ प्रेशर एट, हम कह सकते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर से। सी ऑप्शन सही है। हाँ, भी ध्यान रखिएगा कि सबसे कम होता है एक्टिव, फिर एट रेस्ट, और सबसे ज्यादा होता है पैसिव। तो समांग, वो गोल कणों वाले रेत की ढीली अवस्था में विश्राम कोण का मान होता है ये 30 डिग्री। विश्राम कोण मतलब एंगल ऑफ रिपोज, जो कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर भी होता है 30 डिग्री। मृदा की धारक क्षमता प्रभावित होती है। बेरिंग कैपेसिटी सॉइल किससे इफेक्ट होती है? मृदा कणों के आकार से, यानी कि उसके सॉइल की साइज से। भूतल की गहराई, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। फिर पाद के आकार का, ऑन शेप ऑफ फुट। उपरोक्त सभी, ये सही है, उपरोक्त सभी डी। देखिए, द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये तीनों ही घटक हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, बेरिंग कैपेसिटी को। तो तीनों का ही प्रभाव पड़ता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। वह अधिकतम भार जो मृदा इकाई क्षेत्रफल पर बिना विफल हुए वहन करती है कहलाती है। दैट मैक्सिमम लोड which a soil can bear per unit area without failure is called as bearing capacity। ये तो पारगम्यता तो गलत है, शीर्ष स्ट्रेंथ गलत है, धारण क्षमता बीरिंग कैपेसिटी सही है, तो इसका सी आंसर सही होगा। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए इस स्कीम को बता दूं, बच्चों की डिमांड पर। जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं 1001 के, 3002 के, 3 के, यानी कि बेसिक सर्वेइंग मैथमेटिक्स के, और ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के, तो अनगिनत मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर हम आपके YouTube पे वीडियो देख देख कर ही अच्छे नंबर लाएंगे। फिर बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, उनके शानदार आएंगे आएंगे। तो बच्चे आजकल, उनको आइडिया नहीं होता कि कहाँ पढ़ना चाहिए, और बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी अच्छी कोचिंग नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार व्यवस्था करने के लिए तैयार हुआ हूँ। C4001, 4002, 40, सभी विषय तीनों मिलाकर ऑनलाइन कोचिंग फीस केवल 1999 रुपए। अगर 2001 और 2005 पढ़े, अगर बैक हो तो केवल 1499। अगर पांचों पढ़ते हैं तो केवल 2999, यानी कि 500 रुपए की बचत। मैकेनिकल ब्रांच का कोई अगर वीडियो देख रहा है गलती से, तो 4 सेम में 4002 सब्जेक्ट है SOM, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेस्ट, 999। अगर इसके साथ में बैक पेपर की तैयारी करता दो, तो 1999। आपको क्या मिलेगा? बेसिक नॉलेज पूरी, कोर्स पूरा, हर तरह के क्वेश्चंस का बैंक, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और वो चीज मिलेगी जो कहीं से नहीं मिल सकती। तो आप यहाँ वहां ना भटके। अगर कोचिंग करना ही चाहते हैं, आप मेरी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। मैं टीचमेंट ट्यूशन ऐप के माध्यम से पढ़ाता हूँ, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड किए होते हैं। वो रिकॉर्डेड वीडियो आप जितना चाहे जब चाहे देख सकते हैं, और अपने नोट्स बना के अच्छी तैयारी करें। कोई दिक्कत हो मुझे सूचित करें। आप ये जो प्रेस्क्राइब फीस है, वो इस नंबर पर सीधा गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं, और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। हम आपको
उस क्लास से जोड़ देंगे। अब मैं 21 तारीख से ये क्लास शुरू कर रहा हूँ, 21 फरवरी से। जो स्टूडेंट जोधपुर से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैंने बहुत कम शुल्क में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की सुविधा दी है। सप्ताह में 1 दिन बुलाऊंगा ताकि आपका श्रम फालतू ना जाए, पैसा फालतू ना जाए, क्योंकि आना जाना रोजाना बहुत पेट्रोल खर्च होता है, बहुत ज्यादा। तो हमने सुविधा दी है, हम सप्ताह में मिनिमम 1 दिन बुलाऊंगा, और जब बुलाऊंगा तब 2-3 घंटे के लिए सभी प्रॉब्लम सॉल्व जो आपकी आ रही वीक के अंदर। तो मैं सोचता हूँ अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग करना चाहता है तो उससे मेरी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। हमारे 41 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाएं आप लोग। यूं कोई फोर्स नहीं है, कोचिंग करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर कुछ कुछ अपलोड करता ही रहूंगा जैसे अभी कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ना हो तो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मैं एग्जाम की पहले रात तक भी बराबर बच्चों के साथ बिजी रहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो ये अपना वीडियो मैंने पूरा कर लिया है, और कोचिंग के बारे में भी मैंने आपको अपनी सलाह दे दी है। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी पे है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। थैंक यू एंड जय सिया राम।